अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप लोग को मेरा लास्ट वाला जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया था एडवाइस का, वो आपको अच्छा लगा और मुझे खुशी हो रही है फीडबैक आपका देख के कि आप लोग को ये बात समझ में आई है अस्थमा के बारे में। और आज मैं एक दूसरे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूँगी, जो है हाई ब्लड प्रेशर, या जिसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन के बारे में भी पेशेंट्स को मुझे लगता है कोई मालूमात नहीं है, इसलिए कि उनको कोई फ़िक्र ही नहीं होती कि अगर ब्लड प्रेशर है, कंट्रोल है, नहीं है, दवा खा रहे हैं, छोड़ देते हैं। बल्कि अगर डॉक्टर ने दिया है उनको कि भाई आपने ये गोली खानी है, तो वो ये समझते हैं कि ब्लड प्रेशर अगर उनका फिर ठीक आता है, उन्होंने घर में चेक किया, तो वो ये समझते हैं कि अब तो हमारा ब्लड प्रेशर ठीक है, तो वो उसको छोड़ देते हैं दवा को। अब ये दवा जो है वो ज़ाहिर है अब सारी ज़िंदगी खानी है, ब्लड प्रेशर को तो कंट्रोल करना है ना हमको, तो उसकी दवा की तो बहरहाल हमें ज़रूरत पड़ती है, चाहे डोज़ कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए या उसमें कुछ ऐड करना पड़े, वो अलग बात है। और फिर लोगों को शायद इसलिए भी कि उसकी कोई सिम्टम्स नहीं हो रहे होते हैं, तो उनको फ़िक्र भी नहीं होती है। तो मैं चाहूँगी कि ये मैं आपको बताऊँ कि उसकी वजह से क्या संगीनियाँ या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। पहले तो आप ये समझ लें, बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि भाई हमें क्यों हुआ ब्लड प्रेशर, क्या वजह है कि हमें ब्लड प्रेशर हो गया। तो पहली बात तो ये समझ लें कि 95% पॉपुलेशन में जो ब्लड प्रेशर होता है उसकी कोई वजह नहीं होती, उसको हम कहते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन। और वो जो है मुख्तलिफ जीन्स होती हैं कुछ लोगों में, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनके इंटरप्ले से उनको हो जाता है। तो फैमिली हिस्ट्री इसलिए हम लेते हैं, ठीक है। अब जीन्स में है, मॉरिसी हो गया, मतलब है कि फैमिली में भी हो सकता है लोगों को, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब उसकी कॉज तो कोई नोन है नहीं। 95% लोगों को ये वाला हाइपरटेंशन है, जिसको एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, लेकिन हम एसेंशियल ज़ाहिर है नहीं कह रहे होते, हम सिर्फ उसको हाइपरटेंशन कह देते हैं या हाई ब्लड प्रेशर। दूसरे 5% लोग जो रह गए, उनको ब्लड प्रेशर कुछ संगीन बीमारियों की वजह से होता है, और वो ब्लड प्रेशर जो है वो रिवर्सिबल होता है अगर हम उन संगीन बीमारियों को डायग्नोज कर लें वक्त पे और उसको ट्रीट कर दें, तो वो ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है। यानी कि फिर उसका मतलब ये होगा कि अगर वो ठीक हो गया तो सारी ज़िंदगी आप ब्लड प्रेशर की दवा फिर ऐसे पेशेंट को नहीं खानी पड़ेगी। लेकिन वो सिर्फ 5% लोग हैं पॉपुलेशन में, तो जाहिर है कि वो तो बहुत रेयर हुआ ना। लेकिन जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हमारा फ़र्ज़ है कि हमें तो नहीं पता कि आप 95% में से हैं या 5% में से। पहला पेशेंट आया, वही सेकेंडरी हाइपरटेंशन वाला अगर आ गया, तो जाहिर है मैं उसको एसेंशियल समझ के तो इग्नोर नहीं कर सकती ना। तो मेरा फ़र्ज़ ये है और सारे डॉक्टरों का फ़र्ज़ ये है कि वो उन 5% को एक्सक्लूड करें। एक्सक्लूड यानी कि हम एक्सक्लूड कर दें कि उनको वो वाला ब्लड प्रेशर नहीं है, अगर है तो हम उसे अलग तरह से ट्रीट करेंगे। तो उसको करने के लिए, मालूम करने के लिए, हम थोड़े बेसलाइन टेस्ट हर पेशेंट को, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को बताते हैं जो करवा लें। यानी कि वो कोई ऐसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म के नहीं हैं, बिल्कुल आम से हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स करवा लिए, यूरिया क्रिएटिनिन करवा लिया और यूरिन डीआर करा लिया, फास्टिंग ब्लड शुगर, बस उसी से पता चल जाएगा। अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ हमें आती है कि उससे हमें सस्पिशन हो, तो फिर हम उसके टेस्ट कराएंगे, उस हिसाब से पेशेंट को सिम्टम्स भी अलग होंगे। अच्छा, अब जो एसेंशियल हाइपरटेंशन है उसकी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसमें कोई सिम्टम नहीं होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है, पता ही नहीं चलता किसी को कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। कुछ खुशनसीब, मैं कहूँगी कि खुशनसीब होते हैं, जिनको अगर फील हो जाए कि उनको सर में दर्द हो रहा है तो वो आके चेक करा लें, ठीक है। वरना तो ब्लड प्रेशर की ना कोई ऐसा सिम्टम नहीं है। अब एक तो बात ये हो गई। दूसरे ये कि अगर किसी के, जैसे मैंने बताया कि वो जीन्स की वजह से है, तो फैमिली हिस्ट्री अगर है तो फिर तो ज़रूर अपने आप को देखना चाहिए कि ब्लड प्रेशर बढ़ा ना हो ऐसे लोगों में। अब जो है पेशेंट के पास, सॉरी डॉक्टर के पास जब आप आते हैं, पेशेंट पहली दफ़ा अगर मेरे पास आया है, उसका ब्लड प्रेशर मुझे ज़्यादा मिले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हाइपरटेंशन है। पहली दफ़ा में ये होता है कि ज़ाहिर है जब पेशेंट आता है तो वो घबराया हुआ भी होता है, डॉक्टर से पहली मुलाकात है, उलझन होती है, स्ट्रेस वैसे ही हॉस्पिटल में हो जाती है रश वगैरह की वजह से, तो ब्लड प्रेशर फिजियोलॉजिकली बढ़ जाता है। तो उसको हम जो है वो हम कहते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन, जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। वो जब घर जाएगा ऐसा पेशेंट, तो उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, मैं ये आपको बता रही थी कि वो पेशेंट्स जब आते हैं मेरे पास, तो पहली दफ़ा अगर किसी का बढ़ा हुआ आया, तो ज़ाहिरी बात है कि वो फिज़ियोलॉजिकल रीज़न की वजह से, डर की वजह से, स्ट्रेस की वजह से बढ़ जाता है। उसको हम
वाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं। ऐसे पेशेंट को फिर मैं ये एडवाइस करती हूँ कि भाई घर में एक आध दफ़ा वो अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा लें। घर में रिलैक्स स्टेट में अगर चेक कराएंगे, जब बड़ा हुआ है नेक्स्ट टाइम फिर आएँ। और उसके बाद भी अगर जब तक 3 मुख्तलिफ रीडिंग्स मुख्तलिफ दिनों में बढ़ी हुई ना आ जाएं, उस वक्त तक हम किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन डिक्लेयर नहीं करते। अगर 3 दफ़ा ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ आ गया है, यानी अब कहते हैं अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन भी ये कहती है कि 140 जो सिस्टोलिक है यानी कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, और नीचे वाला 90 या 90 से ज़्यादा, या ऊपर वाला 140 या 140 से ज़्यादा है, तो फिर अगर ये 3 दफ़ा इस तरह की रीडिंग आ रही है तो फिर हम ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन लेबल कर देते हैं पेशेंट को। और फिर उसको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पहले तो बताते हैं और फिर जो है ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। अब देखें, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कोई लग्जूरियस लाइफ स्टाइल हो गया, या वो उसका मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। तो हम पेशेंट को ये एडवाइस देते हैं कि उन फैक्टर्स को वो समझ ले और फिर अपने ऊपर जो भी एप्लीकेबल है उसको कम करने की कोशिश करें। नंबर 1, अगर ओबेसिटी होती है या ओवर वेट होते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर खुद ब खुद बढ़ने लगता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि वेट को कम करना है। दूसरे, सॉल्ट इंटेक यानी सोडियम की इंटेक 5 ग्राम से कम होनी चाहिए दिन में। तीसरे, यानी एडिड सॉल्ट ना हो। कुछ लोग जो हैं वो इतना गलत समझते हैं इसको या इतना डर जाते हैं कि वो कई पेशेंट मेरे पास ऐसे आए, मैं तो हैरान रह गई कि उन्होंने बिल्कुल ही नमक खाना ख़त्म कर दिया, यानी कि नील। जो सालन पक रहा है उसमें नमक है ही नहीं, तो बताएं खाएंगे क्या वो? तो फिर तो उल्टी मतली हो जाएगी। तो नमक तो हमारे लिए ज़रूरी है। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि आप सालन रोटी भी बगैर नमक के खाने लगें। मतलब सिर्फ ये है कि जो सालन में नमक पड़ रहा है, अगर ज़्यादा पड़ता है तो उसे कम कर दें। वैसे अगर नॉर्मल पड़ रहा है तो उतने ही में आप अपने खाने पकवाएं और खाएं, लेकिन एडिड सॉल्ट यानी कि जो हम एक्स्ट्रा नमक, जैसे मैंने अमरूद काटा उसमें भी मैंने नमक डाल लिया, फ्रूट चाट डाल ली उसमें नमक डाल लिया, या मैंने मूंगफलियां खाई तो वो नमकीन है, नमकीन बिस्किट, इस तरह की चीज़ों से परहेज़ कर लें जिसमें एक्स्ट्रा नमक इस्तेमाल हुआ है। लेकिन खानों में, सब्जियों में, सालन में आप वैसे ही नमक डालें। बिल्कुल नमक छोड़ने की बिल्कुल कोई भी नहीं कहता उसको। नमक कम कर दें, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तीसरे क्या है कि जो लोग बिल्कुल ऑफिस में काम कर रहे हैं या घर में बैठे हुए हैं या अपनी एक सीट में बैठे हैं, उठ के ही कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो उसको हम कहते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल। तो वो नहीं होना चाहिए, मतलब वर्जिश करनी चाहिए थोड़ी बहुत। वॉक, वर्जिश बहुत ज़रूरी है, उससे भी फिर ना बैठे बैठे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। एक फैमिली हिस्ट्री हो गई, फैमिली हिस्ट्री का तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो अनमॉडिफाइड है। तीसरे, ब्लड प्रेशर से बहुत सारी बीमारियां जो है ना वो जुड़ी हुई हैं, यानी कि शुगर, हाइपर कोलेस्ट्रॉल यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, तो उसको भी उसी वक्त टैकल करना चाहिए जब ब्लड प्रेशर डायग्नोज हुआ है। फास्टिंग ब्लड शुगर करा के डॉक्टर देख लेता है कि डायबिटीज़ तो नहीं है। दूसरे, कोलेस्ट्रॉल अगर है तो उसको भी ट्रीट करना है। तो वो हम कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ हम नेक्स्ट किसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अभी हम ब्लड प्रेशर पे रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें तो मॉडिफाइबल है ना। सेडेंट्री लाइफस्टाइल बदल लिया आपने, वर्जिश करने लगे या आप वॉक करने लगे। दूसरे जो है वज़न कम कर लिया, वो भी मॉडिफाइबल है। सॉल्ट कम कर ली, वो भी मॉडिफाइबल है। फैमिली हिस्ट्री है कि मॉडिफाइबल नहीं है। अब फैमिली हिस्ट्री तो मॉडिफाइबल नहीं हो सकती, ज़ाहिर बात है। अगर है तो आप में एक प्रीडिस्पोजिशन होगी ब्लड प्रेशर की। अच्छा, फिर उसके बाद चूँकि सिम्टम नहीं होते इसलिए पेशेंट को फ़िक्र नहीं होती। अब अगर उसको डॉक्टर ने 3 दफ़ा रीडिंग आ गई, उसको डिक्लेयर कर दिया हाइपरटेंसिव, तो उस पेशेंट को चाहिए कि वो जब उसने ये अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की, उससे भी कोई फ़र्क नहीं इतना पड़ा, तो फिर डॉक्टर दवा देगा। दवाई जो है वो बहुत सारे ग्रुप्स हैं एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयों के, यानी कि जो हम हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए दवाइयाँ देते हैं उनके बहुत सारे ग्रुप्स हैं। ग्रुप से मतलब ये है कि हर ग्रुप का एक कोई मैकेनिज़्म होता है जिसके तरीके से तौर पे वो दवा एक्ट करती है हमारे जिस्म में। अब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, पेशेंट्स को, कि जैसे उनको डायग्नोज हुआ या उनको बढ़ा हुआ आया तो उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार से पूछ लिया, भाई तुम्हें ब्लड प्रेशर था, तुम ये दवा खाते हो? उसने बताया हाँ बहुत अच्छी दवा है और आप भी ये खाना शुरू कर दें, और वो उसने बगैर डॉक्टर से पूछे वो खानी शुरू कर दी। या पे किसी दोस्त ने बताया, पड़ोसी ने बताया मेरा ब्लड प्रेशर, ये दवा डॉक्टर ने दवा दी थी उससे कंट्रोल हो गया। अब देखें, ऐसा कभी ना करें,
क्योंकि हर ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग है, और हम पेशेंट को जब एग्जामिन कर लेते हैं, उसका पल्स रेट कितना है, उसका ब्लड प्रेशर कितना है, उसको दूसरी बीमारियां, क्या एंजाइना भी है उसको, क्या उसको कोलेस्ट्रॉल भी हाई है, उसका यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा हुआ, उसको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, उस बेसिस पे हम वो ग्रुप अब जहन में ला के फिर जो उसके लिए सूटेबल होता है हम वो देते हैं। तो खुद से आपने दवा नहीं लेनी। अब हम मिनिमम डोज से शुरू करते हैं। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर नहीं ठीक हुआ उससे, तो हम आहिस्ता आहिस्ता डोज बढ़ाते हैं, मैक्सिमम डोज पे ले जाते हैं। उससे भी अगर नहीं रेजिस्टेंट आ रहा है तो फिर हम उसमें कुछ ऐड कर देते हैं, तो ब्लड प्रेशर बिला आखिर कंट्रोल हो जाता है। उसके लिए आपको 2-4 विजिट में ही पता चल जाता है कंट्रोल हो गया, अब आप आराम से रहें, आपने बेस लाइन करवा लिया। तीसरे ये है कि सिम्टम नहीं होते, सिम्टम नहीं है तो आपको फ़िक्र नहीं है, आपको ये नहीं पता कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से जो इतना देर तक रहेगा उससे क्या हमारे जिस्म में हो जाएगा। देखें, पहली तो सबसे बड़ी बात जो है ना, टारगेट ऑर्गन हम कहते हैं जो डैमेज होने लगते हैं ब्लड प्रेशर से, पहला तो है हमारा हार्ट और हमारी खून की नालियाँ या शरियानें, ठीक है। उसमें जो है ऐसे चेंजेस पैदा होने लगते हैं जो यकलख्त नहीं होते, बल्कि बहुत सालों में आहिस्ता आहिस्ता वो होते रहते हैं। एक बड़ा चेंज तो ये है हार्ट में कि अगर आप खुद सोच लें कि प्रेशर ज़्यादा है, ज़्यादा प्रेशर से वो आर्टरी में आ रहा है या शरियान में आ रहा है या हार्ट में जा रहा है, तो हार्ट को ना ज़्यादा काम करना पड़ेगा उसके प्रेशर की वजह से। उसको हार्ट के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके उतना ब्लड बाहर निकालना है। तो वो खुद ब खुद जो है अल्लाह मियाँ का निज़ाम है कि अगर ज़रूरत है तो फिर हमारे हार्ट के मसल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, यानी कि इंक्रीज़ मसल मास होने लगता है ताकि वो ये काम कर सके इंक्रीज़ प्रेशर में। तो शुरू में तो पेशेंट सही रहेगा, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीज़ इन द वेंट्रिकुलर मसल मास, उसको हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी हो गई, ठीक है। एक चीज़ ये होती जाती है। दूसरे जो हमारी खून की शरियानें हैं, अल्लाह मियाँ का एक इंतहाई हैरत अंगेज़ निज़ाम है कि हमारे पूरी सर्कुलेशन में जो खून का बहाव है, वो ज़ाहिर है कि खून बह रहा है तो हमारे सारे जिस्म को ऑक्सीजन जा रही है और हमारा जिस्म काम कर रहा है। अगर कहीं खून में रुकावट हो जाए तो वो वाला जो एरिया ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी और वो डेड हो जाएगा। अब कोई सा भी एरिया हो सकता है। अब जब ब्लड प्रेशर का प्रेशर यानी कि ब्लड में ज़्यादा होता है, तो वो जो आर्टरी की या शरियान की अंदर की जो दीवार है, उसमें ऐसे चेंजेस आने लगते हैं कि शेयर एंड टियर की वजह से वो बहाव उसका रुकने लगता है थोड़ा, और वहाँ पे ऐसा प्रोसेस शुरू हो जाता है जिससे ब्लड क्लॉट हो जाए, ठीक है। तो हमारे अंदर एक निज़ाम है, यानी कि हमारी आर्टरी इतनी सारी छोटी छोटी हमारी ब्लड की जो शरियानें हैं, वो कभी उसमें ये वियर एंड टियर हो रहा होता है, तो अल्लाह मियाँ ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि उससे जो ब्लड अगर छोटे छोटे से क्लॉट बन रहे हैं, तो एक और एंटी कोगुलेंट सिस्टम है, वो उसको तोड़ के और खून का बहाव सही कर देता है। लेकिन हाइपरटेंशन की वजह से अगर ये प्रोसेस एक दफ़ा शुरू हो गया और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है और शुगर भी है, तो फिर उसके प्लेक बनने लगते हैं, और जैसे जैसे वो प्लेक अंदर बढ़ते जाएंगे उसका बहाव कम होता जाएगा। अगर हार्ट की वेसल, जिसे हम कॉर्नरी आर्टरी कहते हैं, उसमें ये हो जाए, तो जाहिर है कि एक पार्ट जहाँ पे वो सप्लाई कर रहा था हार्ट के मसल का, तो वो पहले तो कुछ देर के लिए उसमें रुकावट आएगी और फिर वो ठीक हो जाएगा, तो उससे एक चेस्ट पेन होता है जिसे हम कहते हैं एंजाइना। अगर वो परमानेंटली ब्लॉक हो गई तो वेंट्रिकल का जो मसल है हमारे हार्ट का, वो डैमेज हो जाएगा, बिल्कुल इन्फार्क्ट हो जाएगा, उसको हम कहते हैं हार्ट अटैक, ठीक है। तो एंजाइना और हार्ट अटैक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो सकता है ब्लड प्रेशर से। दूसरे ये है कि हार्ट फेलियर हो सकता है। अब आप ये देखें कि अगर सिर्फ 6 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हम ब्लड का प्रेशर कम कर लें, तो ये हार्ट का जो ये प्रॉब्लम है ना, कॉम्प्लिकेशन, एंजाइना, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर, वो 20 से 25% कम हो जाता है। दूसरे, एक तो टारगेट ऑर्गन ये हो गया आपका हार्ट और शरियानें, दूसरे जो है ब्रेन यानी कि दिमाग की शरियानों में भी वही चीज़ हो रही है, वहाँ पे भी जो है वो बंद हो सकता है बहाव से, थ्रोम्बस आके फंस सकता है। थ्रोम्बस अगर बड़ी वैसल है तो उसमें से वो डिटैच हो सकता है हाई प्रेशर से, और फिर वो छोटी वैसल में जाके जो हमारे ब्रेन में है वो उसे ब्लॉक कर देगा, तो फालिज का अटैक हो सकता है। फालिज हो गया, अगर फालिज जिस एरिया में भी ब्रेन के होगा, जो भी हमारे बॉडी का पार्ट वहाँ से कंट्रोल हो रहा है उसका वो सब ख़त्म हो जाएगा, और फालिज में फिर या तो हाफ साइड की पैरालिसिस हो जाती है,
या फिर कोई और जो भी एरिया हुआ है, स्पीच ख़त्म हो गई या कुछ भी हो गया, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, यानी ब्लीड भी हो सकता है, वो आर्टरी फट गई और वहाँ पे जो है इंट्राक्रेनियल ब्लीड हो गई, या फिर थ्रोम्बस आके फंस गया तो इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। तो स्ट्रोक हो गया। इस स्ट्रोक जो है वो 30 से 35% कम कर सकते हैं अगर हम सिर्फ 6 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर अपना कम कर लें दवा से। तीसरे क्या है कि जो फालिज तो उस वक्त होता है जब कि बड़ा सा इन्फाक्ट हो गया या बड़ा सा कोई थ्रोम्बस आके फंस गया। हमारे अंदर जिनको ब्लड प्रेशर होता है और वो देख ही नहीं रहे होते हैं उसको, तो हमारे ब्रेन में बिल्कुल छोटी छोटी सी खून की नालियाँ बारीक, जिनको हम कहते हैं लेक्यूनार वेसल्स। लेक्यूनार वेसल्स में छोटे छोटे इन्फाक्ट होते हैं, बिल्कुल टाइनी इन्फाक्ट्स होते रहते हैं, और वो उनसे कोई फालिज नहीं होता, बिल्कुल सही रहता है पेशेंट। लेकिन ओवर द ईयर्स अगर ये इन्फाक्ट बहुत ज़्यादा हो जाए पूरे ब्रेन में, तो इससे जो है डिमेंशिया हो जाता है, एल्जाइमर भी हो सकता है, डिमेंशिया हो जाता है, यानी ओल्ड एज में याददाश्त जा सकती है। उसको हम कहते हैं मल्टी इन्फाक्ट डिमेंशिया। अब वो उसके लिए कितना ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे आपको। हमें क्या पता कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, कि ये सब चीज़ें कोई एक दिन में तो नहीं होंगी, तो सालों 2-3 डिकेड्स तक लग जाएंगे इनमें होने में। तो हम अगर प्रिवेंट कर सकते हैं तो क्यों नहीं करें। तो 2 चीज़ें ये हो गई। तीसरा जो है वो है गुर्दे। गुर्दे में जो है जो मैंने बताया था, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिससे सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है, लेकिन सारे लोगों को जिनको हाइपरटेंशन है उनके गुर्दों में भी वेसल्स में यही सख्ती आ रही होती है, यही ख़राबी हो रही होती है, और उससे फिर किडनी फंक्शन इफेक्ट होता है और बिला आखिर किडनी फेलियर हो जाता है। उसको कहते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज़, और फिर डायलिसिस कराना पड़ता है। तो एक ये हो गया। चौथा जो हमारा टारगेट ऑर्गन है ब्लड प्रेशर का, वो है हमारी आँख, रेटिना। जो हमारी आँख का पर्दा है उसमें भी बारीक बारीक नालियाँ हैं खून की, वहाँ पे भी यही प्रोसेस हो रहा है, एक्सुडेट्स बन रहे हैं, हेमोरेजेस हो रहे हैं, इन्फाक्ट हो रहे हैं। उसकी वजह से बिनाई जा सकती है, और अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो फिर हम हाइपरटेंसिव पेशेंट को कहते हैं भाई साल में एक दफ़ा आँखों का टेस्ट कराएं, मुआयना कराएं, और अगर जो आई स्पेशलिस्ट है वो देखे कि उसमें ये चेंजेस हैं, तो फिर वो लेज़र थेरेपी वगैरह से जो भी प्रिवेंशन है वो हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं, तो क्यों नहीं हम इसको, अब ये कोई उड़ती हुई बात नहीं है, कोई अफवाह नहीं है, ये बहुत बड़ी बड़ी कोहॉर्ट स्टडीज़ में जिसमें लाखों 3 लाख उससे भी ज़्यादा पेशेंट्स के ऊपर ये करके देख लिया गया है कि अगर ये चीज़ें हम कंट्रोल कर लें तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। यानी हार्ट फेलियर का ख़तरा 50% कम हो सकता है अगर हम 6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी अपना ब्लड प्रेशर कम कर लें। तो इसमें मेरे ख़्याल में तो अब समझ में आ जाना चाहिए। तो फिर वॉक करनी चाहिए, नमक कम लें, वज़न ज़्यादा है तो उसे कम करें, और जो है वो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जो बताई हैं डॉक्टर ने उसको इस्तेमाल करें। इधर उधर से पूछ के जो है वो ब्लड प्रेशर की दवा अपने लिए चूज़ ना करें। और अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ज़ाहिर है कि डॉक्टर के पास जाएं जो आपको फिर दवा एडजस्ट कर देगा। तो इंशाल्लाह ताला आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल रहेगा। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिसकी, क्योंकि सारी ज़िंदगी ये रहेगा आप साथ में, तो उससे दोस्ती करके रखनी है। दोस्ती से मतलब ये है कि खुशी खुशी दवा खाएं और जो डॉक्टर ने कहा है उसके ऊपर अमल करें। और डाइट देखें, डाइट बहुत ज़रूरी है, मैं बताना भूल गई। ब्लड प्रेशर अगर है, सॉल्ट कम लेना है। दूसरे डैश डाइट हम कहते हैं, उसका मतलब ये होता है कि रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यानी सब्जियां और फल ज़्यादा खाने हैं, और फैट कम लेना है। सैचुरेटेड टोटल फैट कम हो जाना चाहिए, तली हुई चीज़ें नहीं खाएं। और फिर ये है कि सॉल्ट कम कर लें, और जो है वाइट मीट अच्छा है, यानी कि चिकन और फिश खाएं। अगर कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है तो फिर जो है रेड मीट और जो है उससे परहेज़ करना चाहिए, ठीक है। और ब्लड प्रेशर कंट्रोल है तो कभी कभी चलें, खा लिए कबाब वबाब, कोई बात नहीं ठीक है। तो उम्मीद है कि आज आपको ब्लड प्रेशर के बारे में जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो समझ में आ गई होंगी। तो प्लीज़ आप इसका ध्यान कीजिए और बिल्कुल इसको इग्नोर ना करें, उसको जो है वो उस पर तवज्जो दें और अपने डॉक्टर से रुजू करें। थैंक यू सो मच। ओके, खुदा हाफिज़।
है।